ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि शुक्ल जी का इतिहास हम सब पढ़ रहे थे और आज इसका अंत हो जाएगा। आज हम इसको पूरा पढ़ चुके होंगे कहीं ना कहीं पूरी व्याख्याओं के साथ। जितना मैंने हो सकता है उतना कोशिश की है कि आपको एक एक पंक्ति, गद्य पंक्ति की बात कर रहा हूँ, गद्य की पंक्ति, और जहाँ आवश्यकता थी वहाँ की पद्य की पंक्ति भी समझाने का पूरा पूरा प्रयास किया है। हर कालखंड को और हर कालखंड के कवियों को, हर कालखंड की प्रवृत्तियों को हमने पूरी विशेषताओं के साथ पढ़ा है, समझा है। विद अंतर, अंतर के साथ हमने उन सबको पढ़ा है और अंतर के साथ मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो हम जब आधुनिक काल पढ़ रहे थे और आधुनिक काल का जब काव्यखंड पढ़ रहे थे, काव्यखंड में जब तरते उत्थान पढ़ रहे थे, तरते उत्थान में जब हम छायावाद पढ़ रहे थे, तो छायावाद में जब हम जयशंकर प्रसाद और पंत को पढ़ चुके थे, तब हमको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को पढ़ना था। तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे और बाकी बातें इसके बाद पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। कि पहले कहा जा चुका है कि छायावाद ने पहले बांग्ला की देखा देखी अंग्रेजी ढंग की प्रगीत पद्धति का अनुसरण किया। प्रगीत पद्धति में नाद सौंदर्य की ओर अधिक ध्यान रहने से संगीत तत्व का अधिक समावेश देखा जाता है। परिणाम यह होता है कि समन्वित अर्थ की ओर झुकाव समन्वित अर्थ की ओर झुकाव कम हो जाता है। हमारे यहाँ संगीत राग रागिनियों में बंधकर चलता आया है, पर यूरोप में उस्ताद लोग तरह तरह की स्वर लिपियों की अपनी नई नई योजनाओं का कौशल दिखाते हैं। जैसे और सब बातों की वैसे ही संगीत की अंग्रेजी ढंग की नकल पहले बंगाल में शुरू हुई। इस नए ढंग की ओर निराला जी, इस नए ढंग की ओर जो है ना, निराला जी सबसे अधिक आकर्षित हुए हैं और अपने गीतों में उन्होंने उनका उसका पूरा जौहर दिखाया है। संगीत को काव्य और काव्य को संगीत से अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया है। इम्पोर्टेंट लगा के 1000% लिख लीजिए पीछे, क्योंकि ये पंक्तियां शुक्ल जी ने कही है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, एक तो खड़ी बोली, दूसरे स्वरों की घटती हुई। मैं एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताऊंगा। एक तो खड़ी बोली, दूसरे स्वरों की घटती बढ़ती के साथ मात्राओं का स्वेच्छानुसार विभाग, इसके कारण गवैयों की जबान को सख्त परेशानी होगी। यह बात निराला जी ने आप महसूस की है। गीतिका में इन्हें ऐसे ही गीतों का संग्रह किया है जिनमें कवि का ध्यान संगीत की ओर अधिक है, अर्थ समन्वय की ओर कम। उदाहरण देखिए, अमरण भर वरण गान वन, वन उपवन उपवन, जागा कवि खुले प्राण। अब उसकी धुन हो सकता है अलग हो, क्या धुन होगी? अमरण भर वरण गान वन, वन उपवन उपवन, जागा कवि खुले प्राण। मधुप निकर कलरव भर गीत, मुखर पिक प्रिय स्वर, स्पर्शर हर कैसर झर, मधुपूरित गंधा ज्ञान। जहां कवि ने अधिक या कुछ पेचीले अर्थ रखने का प्रयास किया है, वहां पद योजना उस अर्थ को दूसरों तक पहुंचाने में प्राय अशक्त या उदासीन पाई जाती है। गीतिका का ये गीत देखिए, गीतिका जो इनकी रचना है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, गीतिका एक छंद भी है उसकी बात नहीं हो रही है। कौन तम के पार, अरे कह तो सही कि कौन तम के पार, अखिल तल के अखिल पल के स्रोत जल जग, गगन घन घन धार, गंधा व्याकुल कूल उर्सर, लहर कचकर कमल मुख पर, हर्ष अलिहर स्पर्श शर की गूंज बारंबार, निशा प्रिय उर्शयन सुख धान, सार या की असार रे कह, कौन तम के उस पार। इसमें आई हुई अखिल पल के स्रोत जल जग, हर्ष अलिहर स्पर्श शर, निशा प्रिय उर शयन सुख धान इत्यादि पदावलियों का जो अर्थ कवि को स्वयं समझना पड़ता है, वो उन पदावलियों से जबरदस्ती निकालना जान पड़ता है। जैसे हर्ष हलिहर स्पर्श पर आनंद रूपी बहुरा स्पर्श का चुभा तीर हर रहा है। तीर के निकालने से भी एक प्रकार का स्पर्श होता है जो और सुखद है। तीर रूप का चुभा तीर है, बहुत बढ़िया, बहुत अद्भुत। निशा प्रिय उर शयन सुखदान, निशा का प्रियतम के उर पर शयन होना, बहुत बढ़िया। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुंफित पद वल्लरी, क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकती है। लाक्षणिक वैलक्षण्य लाने की प्रवृत्ति उनमें उतनी नहीं पाई जाती है जितनी प्रसाद और पंत में है। सबसे अधिक विशेषता इनके पद्यों में चरणों की स्वच्छंद विषमता है। बहुत 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 बढ़िया वाली बात इन्होंने कही है। अब इस वाली बात पे मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा कि चरणों की स्वच्छंद विषमता है। कोई चरण बहुत लंबा तो कोई बहुत छोटा, कोई मजला देख कर ही बहुत लोग इन्हें रबर छंद या केंचवा छंद आदि कहने लगे हैं। अतः केंचवा छंद या रबर छंद के प्रणेता हम किसे मानते हैं?
निराला को मानते हैं। पर इसके ऊपर मैं डिटेल में बात बताऊंगा आपको कि बेमेल चरणों की विलक्षण आजमाइश इन्होंने सबसे अधिक की है। प्रगल्भ प्रेम नाम की कविता में अपने प्रेयसी कल्पना वो कविता का आह्वान करते हुए इन्होंने कहा है, आज नहीं है मुझे और कुछ चाह, अर्ध विकट इस हृदय कमल में आ तू, प्रिय छोड़ बंधनमय छंदों की छोटी राह, गज गामिनी वो पथ तेरा संकीर्ण कंटाकीर्ण कंटकाकीर्ण, है ना। अब ये पंक्ति 1000 बार पूछी गई है एग्जाम में कि बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। बस इतनी सी पंक्ति है, इंपोर्टेंट लगा लो आप, 1000% लिख के लगा लो आप इंपोर्टेंट। शुक्ल जी ने कही है, बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा के धनी है निराला जी। इस पंक्तियों की रचयिता है शुक्ल जी। अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक वस्तुओं, अन्य जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। विस्मृत को नींद से जगाने वाले पुरातन के मलिन साज खंडर से वे जिज्ञासा करते हैं, क्या तुम ढील करते हो भव बंधन नर नारियों के, अथवा हो मलते कलेजा पड़े जरा जीर्ण, निर्निमेष नयनों से बाट जोहते हो तुम मृत्यु की, अपनी संतानों से बूंद भर पानी को तरसते हुए। इसी प्रकार दिल्ली नाम की कविता में दिल्ली की भूमि पर दृष्टि डालते हुए, क्या ये वही देश है कहकर कवि ने अतीत की इतिहास प्रसिद्ध बातों और व्यक्तियों को बड़ी सजीवता के साथ मन में लाता है। निस्तब्धता मीनार, मौन है मकबरे, भय में आशा को जहां मिलते थे समाचार, टपक पड़ता था जहां आंसुओं में सच्चा प्यार। यमुना को देखकर प्रत्यभिज्ञा का उदय उदय हम इस रूप में पाते हैं कि यमुना को देखकर कि मधुर मलय में यहीं गूंजी थी वह एक जो तान, कृष्ण घन अलक में कितने प्रेमियों का यहाँ पुलक समाया था। समाज में प्रचलित ढोंग का बड़ा चुभता गोमती के किनारे कवि ने देखा है, बड़ा चुभता दरस से प्रचलित ढोंग का, जहाँ एक पुजारी भगत ने बंदरों को तो मालपुआ खिलाया और एक कंगाल भिक्षुक की ओर आंख उठाकर देखा तक नहीं। जिस प्रकार निराला जी को छंद के बंधन अरुचिकर हैं, उसी प्रकार सामाजिक बंधन भी अरुचिकर हैं। इंपोर्टेंट पंक्तियां लगा लो आप इनको कि जिस प्रकार निराला जी को छंद के बंधन नहीं सुहाते हैं, वैसे सामाजिक बंधन भी नहीं सुहाते हैं। इसी से सम्राट अष्टम एडवर्ड के प्रति प्रशस्ति लिखकर, जबकि आपको पता है कि सम्राट एडवर्ड अष्टम के प्रति, सम्राट एडवर्ड सप्तम, ये तो अष्टम है, सप्तम के प्रति जो कविता लिखी थी वो लिखी थी भारतेंदु ने, जबकि सम्राट एडवर्ड अष्टम के प्रति कविता लिखी निराला जी ने, याद रखिएगा। प्रशस्ति लिखकर उन्होंने उन्हें एक वीर के रूप में सामने रखा है जिसने प्रेम के निमित्त साहसपूर्वक पद मर्यादा के सामाजिक बंधन को दूर फेंका है। रहस्यवाद से संबंध रखने वाले निराला जी की रचनाएं आध्यात्मिकता का वो रूप लेकर चली है जिसका विकास बंगाल में हुआ है। रचना के प्रारंभिक काल में इन्होंने स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर की कुछ कविताओं के अनुवाद भी किए हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना, इनके ऊपर अद्वैतवाद और वेदांत दर्शन का इनके ऊपर प्रभाव झलकता है कहीं ना कहीं। अद्वैतवाद के वेदांतिक स्वरूप को ग्रहण करने के कारण इनकी रहस्यात्मकता रचनाओं में भारतीय दार्शनिक निरूपणों की झलक जगह जगह मिलती है। इस विशेषता को छोड़ दे तो इनकी रहस्यात्मक कविताएं उसी प्रकार माधुर्य भावना को लेकर चली है जिस प्रकार और छायावादी कवियों की चली है। रेखा नाम की कविता में तो कवि ने प्रथम प्रेम के उदय का जो वर्णन किया है वो सर्वत्र एक ही चेतन सत्ता की अनुभूति के रूप में सामने आता है। यौवन के तीर पर प्रथम था आया जब, स्रोत सौंदर्य का विषयों में कलरव सुख चुंबित पड़ने का, था मधुर आकर्षणमय मज्जनो वेदन मृदु फूटता सागर में, सब कुछ तो था असार अस्तु वह प्यार, सब चेतन जो देखता स्पर्श में अनुभव रोमांच, हर्ष रूप में परिचय खींचा उसी ने था हृदय, यह जड़ों में चेतन गतिकर्षण मिलता कहाँ। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि तुलसीदास जो निराला की एक बड़ी रचना है, 1938 इसका प्रकाशन वर्ष है, अधिकांश अंतर्मुख प्रबंध के रूप में है। इस ग्रंथ में कवि ने जिस परिस्थिति में गोस्वामी जी उत्पन्न हुए उसका बहुत ही चटकीला और रंगीन वर्णन करके चित्रकूट की प्राकृतिक छटा के बीच किस प्रकार उन्हें आनंदमयी सत्ता का बोध हुआ है और नवजीवन प्रदान करने वाली गान की प्रेरणा हुई है, उसका अंतर्वृत्ति के आंदोलन रूप में वर्णन किया है। भविष्य का सुख स्वप्न आधुनिक यूरोपीय साहित्य की एक रूढ़ी है। जगत की जीर्ण और प्राचीन व्यवस्था के स्थान पर नूतन सुखमय व्यवस्था के निकट होने के आभास का वर्णन निराला जी की उद्बोधन नाम की कविता में मिलता है। इसी प्रकार श्रमजीवियों में
तो इम्पोर्टेंट है उद्बोधन कविता में क्या मिलता है, भविष्य का सुख स्वप्न में क्या मिलता है। इसी प्रकार श्रमजीवियों के कष्टों की सहानुभूति के लिए लोकहितवाद का आंदोलन चला था, उस पर दीनदयाल जी की दृष्टि गई, तब उन्होंने कविता लिखी है वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसको इलाहाबाद के पत्थर। इस प्रकार रचनाओं में भाषा बोलचाल की पाई जाती है, पर दीनदयाल जी की भाषा अधिकतर संस्कृत की तत्सम पदावली में जड़ी हुई होती है, जिसका नमूना राम की शक्ति पूजा में मिलता है। जैसा पहले कह चुके हैं कि इनकी भाषा में व्यवस्था की कमी प्राय रहती है, जिससे अर्थ या भाव व्यक्त करने में वो कहीं कहीं बहुत ढीली पड़ जाती है। अब बात करते हैं निराला की फिर से, यहाँ निराला जी खत्म हो गए, बात करते हैं फिर से। अब आपने एक पंक्तियां सुनी होगी कि चांदनी की 5 परतें, एक पंक्ति खत्म, चांदनी की 5 परतें, नीचे अगली पंक्ति है हर परत अज्ञात है, हर परत अज्ञात है, दूसरी पंक्ति खत्म, ठीक है। एक जल में एक थल में, एक जल में एक थल में, तीसरी पंक्ति खत्म। एक नीलाकाश में, एक नीलाकाश में, एक आंखों में तुम्हारी झिल मिलाती, ये चौथी पंक्ति, एक आंखों में तुम्हारे झिल मिलाती, एक मेरे बन रहे विश्वास में, एक मेरे बन रहे विश्वास में। क्या कहूं कैसे कहूं, कितनी जरा सी बात है, चांदनी की 5 परतें हर परत अज्ञात है। अब मुझे ये बताओ कि ये पंक्तियां सारी की सारी पैरेलल है क्या, एक दूसरे के ऊपर जमी हुई है क्या, नहीं जमी हुई है ना, अतः हम इसको तुकांत कविता नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते हैं। अर्थात छंदबद्ध कहेंगे या नहीं कहेंगे, छंदबद्ध कहेंगे, परंतु इसको छंदबद्ध के साथ साथ हम मुक्त छंद की रचना कहेंगे, मुक्त छंद की रचना, जो कि क्या कहते थे, निराला जी चाहते थे। अब क्या ये रचना छंद में नहीं है कि रचना छंद में है, पर ये मुक्त छंद में है। मुक्त छंद का मतलब क्या होता है, पहली पंक्ति अलग छंद में, दूसरी पंक्ति अलग छंद में, यानी कि पहली का नियम जो है दूसरी पंक्ति ना निभाए, दूसरी का नियम तीसरी ना निभाए, तीसरी का नियम चौथा नहीं निभाए। मुक्त छंद की बात करते हैं, छंद मुक्त रचना की बात कभी भी निराला नहीं करते हैं। छंद मुक्त का मतलब तो क्या हो गया, छंद ही मत यूज करो कविता में। अगर आप छंद ही यूज नहीं करोगे कविता में तो उसको आप कविता ही नहीं कर सकते, फिर तो वो कविता कहलाने लायक ही नहीं है। कविता तो बिना नियम के बिना छंद के बन ही नहीं सकती। अब लोग इसी बात को छुपाने के लिए कहते हैं बोला हमने तो रबर छंद में केचुआ छंद में लिखा है, छंद मुक्त लिखा है साहब को। बोला भाई मुक्त छंद की बात कभी करते हैं यहाँ पर कि जब तक न चरण स्वच्छंद रहे, है ना, नुपुर के स्वर मंद रहे। अब आपने देखा होगा कि जब तक न चरण स्वच्छंद रहे, अब वो जो स्वच्छंद जो चरण होते हैं, जो चरण होते हैं जो नायिका के, जो नर्तकी के, वो क्या नुपुर नहीं पहनती क्या, मुझे बताओ पहले। आप पहनती है ना 200%, अर्थात छंद तो वहां पे भी है ना, बंधन तो वहां पे भी है ना, पर जब तक न चरण स्वच्छंद रहे, पर हम उसको कंट्रोल करेंगे। हम कहेंगे तो बस पहला पैर यहाँ रख, दूसरा यहाँ रख, तीसरा यहाँ रख, चौथा यहाँ रख और फिर नाच, ऐसा हो सकता है कि नहीं ना, उसको बोल तो अपने हिसाब से नाच। पहला तेरी जचे जहां रख, दूसरा तेरे जचे जहां रख, तीसरा तेरा हाथ जैसा करना है वैसे कर, चौथा जैसे करना है वैसा कर। अर्थात हमने उससे कह दिया बोलो तू छंदबद्ध में तेरे जचे जैसे छंद लिख, पर तू लिख जब तक न चरण स्वच्छंद रहे, नुपुर के स्वर मंद रहे, है ना। अगर हम कहेंगे सिर्फ यहाँ पैर रख वहां पैर रख तो हमने बंधन में बांध दिया। उसी प्रकार छंद मुक्त और मुक्त छंद में दिन रात का अंतर है। तो कभी भी अगर आप रचना करें या कभी भी किसी को यह बात बताएं तो हमेशा मुक्त छंद की रचना लिखने की बात करना। छंद मुक्त रचना कभी भी नहीं हो सकती है। छंद मुक्त रचना मुझे नहीं लगता लिखनी भी नहीं चाहिए, मुक्त छंद की रचना जरूर लिखनी चाहिए। जैसे ये हो गया ना, चांदनी की 5 परतें हर परत अज्ञात है, एक जल में एक थल में, ऐसी बहुत सारी कविताएं मैं आपको गिना दूंगा जो वास्तव में ऐसा लगता है कि कोई छंद नहीं है पर उसमें छंद है। मैं आपको गिना दूंगा ऐसा बिल्कुल, ठीक है ना। पढ़ना इन सबको, जैसे केदारनाथ अग्रवाल की आप पढ़ोगे कविताएं वगैरह, वहां पे आपको ये बातें फील होंगी, तो इसलिए इनको याद रखना आप। अब देखो वह तोड़ती पत्थर, है ना, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। अब देखो वह तोड़ती पत्थर अलग पंक्ति है, देखा मैंने उसको इलाहाबाद के पथ पर, ये अलग पंक्ति है। पहली पंक्ति छोटी सी है मुश्किल से, दूसरी पंक्ति उसकी दुगनी है शायद बिल्कुल, क्योंकि पहली पंक्ति अलग छंद में है, दूसरी पंक्ति अलग छंद में है, ऐसा। और बिना छंद के लयात्मकता नहीं आ सकती, और बिना छंद के जब लयात्मकता नहीं आ सकती तो इसका मतलब वो छंद मुक्त रचना है, मुक्त छंद की नहीं है। और अगर लयात्मकता आ गई तो फिर वो मुक्त छंद की रचना हो सकती है, पर वो छंदबद्ध है, भले मुक्त छंद की हो सकती है। और हम गाते हैं ना वह तोड़ती पत्थर, कि वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। कुमार विश्वास ने कितना बढ़िया गाया ना तर्पण में। तो इसलिए छंद मुक्त और मुक्त छंद में ये अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है। इसको आप याद रखिएगा और आगे इसको भी बताते रहना अपने दोस्तों को, इन सबको। आगे पढ़ते पर महादेवी वर्मा जी को।
श्रीमती महादेवी वर्मा। छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी की रहस्यवादी के भीतर ही रही है। सबसे ज्यादा जो रहस्यवाद की भावना पाई जाती है वो महादेवी वर्मा में पाई जाती है, याद रखिएगा। उस अज्ञात प्रियतम के लिए वेदना ही उनके हृदय का भाव केंद्र है, जिससे अनेक प्रकार की भावनाएं छूट छूट कर झलक मारती रहती है। वेदना से इन्होंने अपना स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया है, उसी के साथ वे रहना चाहती है, उसके आगे मिलन सुख को भी वे कुछ नहीं गिनती है ना, कि मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चूर हूं, ऐसा आते हैं ना। मतलब वे कहती है कि मिलन का मत नाम ले मैं विरह में चिर हूं। बहुत बढ़िया। इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी हैं जो लोकोत्तर है। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियों और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना है, ये नहीं कहा जा सकता। इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं ये, कि किसने महादेवी वर्मा के लिए ये पंक्तियां कही है, कि इन्होंने वेदना को लेकर हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी है जो कि लोकोत्तर है। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियां हैं और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना है, ये नहीं कहा जा सकता। इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं ये। शुक्ल जी टू महादेवी वर्मा। ठीक है, तो हो सकता है किसका कथन है ये भी पूछा जा सकता है, किसके बारे में शुक्ल जी ने कहा ये भी पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा। एक पक्ष में अनंत सुषमा, दूसरे पक्ष में अपार वेदना, विश्व के छोर है जिनके बीच उसकी अभिव्यक्ति होती है। ये दोनों दो ओरें थी संस्कृति की चित्रपटी की, उस दिन मेरा दुख तू सुना, मुझ बिन वह सुषमा फीकी, पीड़ा का चस्का इतना है कि तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढेगी पीड़ा में। बहुत बढ़िया। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढेंगी पीड़ा में, ठीक है ना। कोई और तो कैसे लिखता है कि तुमको पीड़ा में ढूंढा अब तुमको पीड़ा ढूंढेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढेगी पीड़ा। अब ये याद रखना बिल्कुल, ये महादेवी वर्मा जी की पंक्तियां इंपॉर्टेंट, नीचे वाली लगा लो आप बस, है ना। इनकी रचनाएं समय समय पर इनके संग्रहों में निकलती रही है, जैसे निहार सबसे पहले आया था, फिर रश्मि, फिर नीरजा और सांध्य गीत आया था। 36 के आसपास सांध्य गीत आया था लगभग, और 40 में फिर यामा आता है, यामा में, जबकि ये चारों की चारों रचनाएं जो है यामा के अंदर संकलित हो जाती है। तो उसके बाद 42 में आता है दीप शिखा। दीप शिखा जो है 42 में, दीप शिखा, ठीक है। इसके बाद सबसे बड़ा संग्रह यामा के रूप से बड़े आकर्षक रूप में निकलता है। गीत लिखने में जैसी सफलता महादेवी जी को मिली है वैसी और किसी को नहीं मिली है। न तो भाषा का स्निग्ध और प्रांजल प्रभाव और कहीं मिलता है, न ही हृदय किसी भावभंगिमा। जगह जगह ऐसी ढली हुई अनूठी व्यंजना से भरी हुई पदावली मिलती है कि हृदय खिल उठता है। ऊपर छायावाद के कुछ प्रमुख कवियों का उल्लेख हो चुका है। इनके साथ ही इस वर्ग के अनेक अन्य उल्लेखनीय कवि हैं। सर्वश्री मोहनलाल महतो वियोगी, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल। श्री वियोगी की कविताएं निर्माल्य, एक तारा और कल्पना में संग्रहित है। श्री भगवती चरण की कविताओं के 3 संग्रह हैं, मधुकर्ण, प्रेम संगीत और मानव। राम कुमार वर्मा को हम जो कि आलोचक भी है पर छायावादी कवियों में मानते हैं। वीर हम मेर और चित्तौड़ की चिता की रचना थी जो छायावाद के भीतर नहीं आती है। बाकी इसी प्रकार की और कविताएं इनकी अंजलि, रूपराशि, चित्ररेखा और चंद्र किरण, ये 1000 बार पूछी गई है एग्जाम में, बहुत बार पूछी गई है। अंजलि, रूपराशि, चित्ररेखा, चंद्र किरण नाम के संग्रहों के रूप में प्रकाशित है। आरसी प्रसाद की रचनाओं का संग्रह कलापी के नाम से हुआ है, कलापी। नरेंद्र के गीत जो है कर्णफूल, शूलफूल, प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत इन संग्रहों में संकलित हुए हैं। श्री अंचल की कविताएं मधुलिका और अपराजिता में संग्रह की गई है। रामेश्वर शुक्ल अंचल की अपराजिता बहुत बार पूछी हुई है, रामेश्वर शुक्ल अंचल, ठीक है। तो शुक्ल जी ने जब हमको 4 धारा पढ़ाना स्टार्ट किया था, यहाँ पे छायावाद के पहले द्विवेदी युग से संबंधित और द्विवेदी युग से हटके चलने वाले कवियों की। अब चौथे नंबर पे हम पढ़ेंगे स्वच्छंद धारा, ठीक है ना, कि छायावादी कवियों के अतिरिक्त वर्तमान काल में और भी कवि हैं जिनमें कुछ ने तो यत्र तत्र ही रहस्यात्मक भाव व्यक्त किए हैं। उनकी अधिकांश रचनाएं छायावाद के अंतर्गत नहीं आती है। उन सबकी अपनी अलग अलग उन सबकी अपनी अलग अलग विशेषता है, इस कारण उनको एक ही वर्ग में नहीं रखा जा सकता है। सुबीति के लिए ऐसे कवियों की समष्टि रूप से स्वच्छंद धारा प्रवाहित होती है। इन कवियों में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, जो कि एक भारतीय उपनाम से लिखते थे, एक भारतीय आत्मा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है, कोई नई बात नहीं है। श्री एशिया राम शरण गुप्त, ठीक है ना, पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, ठाकुर गुरु भक्त सिंह, उदय शंकर भट्ट ये मुख्य हैं। चतुर्वेदी जी की कविताएं अभी तक अलग पुस्तक के रूप में प्रकाशित नहीं हुई है। त्रिधारा नाम से
के संग्रह में केशव प्रसाद पाठक और श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की चुनी हुई कविताओं के साथ उनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएं उद्धृत की गई थी। सिया रामचंद्र गुप्त ने आरंभ में मौर्य विजय नाम का खंड काव्य लिखा था। इंपोर्टेंट लगा लो आप इसको, ठीक है ना, मौर्य विजय। उनकी कविताओं के ये संग्रह प्रसिद्ध है, जैसे दुर्वादल, विषाद, आद्रा, पाथेय, मृणमयी। आत्मोत्सर्ग, अनाथ और बापू भी इनके अन्य काव्य हैं। इंपोर्टेंट है, सिया रामचंद्र गुप्त की सारी रचनाएं इंपोर्टेंट है। दुर्वादल, विषाद, आद्रा, पाथेय, मृणमयी, आत्मोत्सर्ग, अनाथ, बापू। बालकृष्ण शर्मा नवीन की उर्मिला के संबंध में काव्य लिखा, जिसका कुछ अंश अस्तंगत प्रभा पत्रिका में छपा था। उनकी फुटकल रचनाएं जो है कुमकुम नाम से छपा है। इंपोर्टेंट है, कुमकुम, अपराजिता, उर्मिला, ये आंसू, ये सारी की सारी इंपोर्टेंट है। आंसू किसकी? मुकुंदर पांडे की। प्रसाद की तो सबको याद है। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की कुछ कविताओं, जैसा कहा जा चुका है, त्रिधारा में है। मुकुल उनकी शेष कविताओं का संग्रह है। जो बच्चन जी है, हरिवंश राय बच्चन जी। खयाम की मधुशाला में उमर खयाम की कविताओं का अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि फिट्जेराल्ड कृत, ठीक है, अंग्रेजी अनुवाद के आधार पर अनुवाद किया है। उनकी स्वतंत्र रचनाओं के कई संग्रह निकल चुके हैं, जैसे कि तेरा हार, एकांत संगीत, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। ये याद रखिएगा, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश क्रम से है। ये पहले मधुशाला आएगा, पहले एस आएगा, फिर बी आएगा, फिर के आएगा। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, फिर निशा निमंत्रण आएगा। फिर दिनकर की पहली रचना है प्रणभंग। ये आपको पता कहीं नहीं मिलेगा। ये सिर्फ प्रणभंग वाला जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ शुक्ल जी की बुक में ही मिलेगा। कहीं और छपेगा तो यहाँ से छपा है। वो सब बोलते हैं पूरा रेणु का जो है वो दिनकर की जो है पहली रचना है, रेणु का जो है दिनकर की पहला खंड काव्य वगैरह वगैरह, या पहला काव्य संग्रह है, नहीं, ठीक है। लेकिन जो पहला खंड काव्य है, प्रबंध काव्य जिसे कह सकते हैं, वो प्रणभंग है। इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ शुक्ल जी की बुक में मिलता है। प्रणभंग जो है पहली रचना है दिनकर की। अभी उनके गीतों और कविताओं के 2 संग्रह प्रकाशित हुए हैं, रेणुका और हुंकार। ठाकुर गुरु भक्त सिंह सबसे प्रसिद्ध और श्रेष्ठ कृति नूरजहां प्रबंध काव्य है। उनकी कविताओं के कई संग्रह भी निकल चुके हैं। उनमें सरस सुमन, कुसुम कुंज और वंशध्वनि वनश्री प्रसिद्ध है। पंडित उदय शंकर भट्ट ने तक्षशिला और मानसी काव्य के अतिरिक्त, अब ये इंपॉर्टेंट है, मानसी हम वैसे तो राम नरेश त्रिपाठी की पढ़कर आए हैं, लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि शुक्ल जी ने यहाँ पर अपनी बात खत्म करी है, तो मानसी अपने आप में उदय शंकर भट्ट का इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, ऐसा है बिल्कुल। और लोग क्या करते हैं, उदय शंकर भट्ट के सामने मानसी दिखते हैं, इसको गलत युग्म मान लेते हैं कि तो गलत युग्म है, जब युग्म का प्रश्न आता है ना वहां पे। तो मानसी काव्य के अतिरिक्त विविधा कविताएं भी लिखी हैं, जो कि राका और विसर्जन में संकलित है। किसने? उदय शंकर भट्ट ने। उदय शंकर भट्ट ने तक्षशिला, मानसी काव्य के अतिरिक्त विविधा कविताएं भी लिखी हैं, जो राका और विसर्जन में संकलित है। इस प्रकार वर्तमान हिंदी का प्रवाह अनेक धाराओं में होकर चला है। ठीक है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। www.motivationalstories.hindi.in पे ये पीडीएफ थी जो हमने इंटरनेट पे यूज की थी। पीडीएफ, इसको हमने पढ़ा और इस पर से हमने पूरा शुक्ल जी का इतिहास जो है फिनिश कर दिया है, खत्म कर दिया है ईश्वरी कृपा से। मैं बार पूरा आपको बताता हूँ कि हमने किस प्रकार से शुरू किया था। शुरू से कोई खाली पेज मुझे मिल जाए, ठीक है, इतना सी जगह काफ़ी है। सबसे पहले हमने शुक्ल जी की पुस्तक जब पढ़ना स्टार्ट किया था, तो डायरेक्ट वीर गाथा काल से शुरू नहीं किया था। हमने भूमिका से पढ़ना शुरू किया था कि भूमिका के रूप में शुक्ल जी ने क्यों हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, इसमें बताया कि है ना कि पल पल परिवर्तनशील संसार में इतिहास निर्माण का कार्य निरंतर चलता रहता है, ये सब उन्होंने बताया। इन्होंने फिर ये भी बताया कि पहले इतिहास ग्रंथ लिखे जा चुके थे बहुत सारे, कि लेकिन क्या कमियां थी, मुझे क्यों लिखना पड़ा, मैंने कहाँ कहाँ से इसकी चीज़ें उठाई है ना। फिर संशोधित जो ग्रंथ संशोधन किया था ना, 1929 में छपा था हिंदी साहित्य का इतिहास, 1940-41 के आसपास संशोधन किया था। तो ये क्यों किया गया, इसको भी कारण बताया गया कि भाई मैंने क्यों किया, ये भी हमने पढ़ा था। उसके बाद फिर हमने जो है काल विभाग पढ़े थे कि किस प्रकार से वीरगाथा काल इनका नामकरण किया गया, वीरगाथा काल का नाम वीरगाथा काल क्यों रखा गया, ये सब हमने पढ़ा 12 रचनाओं के बारे में। और वीरगाथा काल के अंतर्गत टोटल 4 प्रकरण की बात शुक्ल जी ने की है। इसमें कॉमन सेंस ही बात है, पहला सामान्य होगा और चौथा फुटकल होगा। तो बीच का कौन सा होगा? बीच का होगा अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य। अपभ्रंश काव्य पहले आता है, देश भाषा बाद में आता है। तो पहला सामान्य परिचय हो गया, सामान्य परिचय वीरगाथा काल में। दूसरा हो गया अपभ्रंश काव्य, तीसरा हो गया देश भाषा काव्य, और चौथा हो गया फुटकल कविताएं। हो गया, ये हो गया हमारा वीरगाथा काल पूरा। फिर दूसरा हमने पढ़ा था पूर्व मध्य काल, जिसे हम भी कहते हैं भक्ति काल।
क्योंकि मध्यकाल का मतलब हो गया ना भक्ति काल प्लस रीतिकाल, लेकिन पूर्व मध्यकाल मतलब भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल मतलब रीतिकाल। पूर्व मध्यकाल मतलब भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल मतलब रीतिकाल। तो भक्ति काल में हमने पढ़े थे 6 प्रकरण। बोला यार 6 कैसे हो गए यहाँ पे? वही पहला सामान्य परिचय, छठा वही फुटकल रचना है। तो बोला बीच में कौन कौन सा आ गया? बोला बीच में वही है ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, राम भक्ति शाखा, कृष्ण मार्गी शाखा। हो गए ना 4, ये 2 वो 6। खत्म बात। भक्ति काल के 6 प्रकरण हमने पढ़े। तो रीति काल में क्या क्या पढ़ा आपने, यानी कि उत्तर मध्य काल में हमने 3 प्रकरण पढ़े। बोला कौन कौन से? सामान्य परिचय, दूसरा रीति के ग्रंथकार कवि, अर्थात जो रीति को पूरा पूरा फॉलो करते हैं वो कवि। पूरा तीसरा कौन सा पढ़ा? तीसरा हमने पढ़ा रीति के अन्य कवि, अर्थात जो उस काल में पैदा तो हुए थे पर उन्होंने रीति को फॉलो नहीं किया, अपनी अलग पहचान बनाई है। अच्छा, तो फिर घनानंद कहाँ पे आएंगे? तीसरे प्रकरण में आएंगे, रीति के अन्य कवि, क्योंकि वो रीति के ग्रंथकार कवियों में नहीं है, वो अन्य कवियों में है वो। ठीक है, अब हम बात करते हैं उसके बाद आधुनिक काल की। ठीक है, आधुनिक काल में अलग अलग प्रकरण है, अलग अलग बात। क्योंकि आधुनिक काल में सबसे पहले तो शुक्ल जी को ये बताना पड़ा कि आधुनिकता किस संदर्भ में है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि भाषा के संदर्भ में कौन सी भाषा लेंगे हम, क्योंकि आधुनिक काल में सबसे पहले तो गद्य खंड शुरू किया ना। तो गद्य खंड के पहले उन्होंने बताया गद्य का इतिहास कि भाई देखो गद्य पहले यहाँ से शुरू हुआ था, ऐसे 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 लिखा गया था, और खड़ी बोली में यहाँ से शुरू हुआ था, और ये ऐसे ऐसे करके यहाँ तक आधुनिक काल तक पहुंचा है। फिर आधुनिक काल की शुरुआत करते हैं और भारतेंदु युग की बात करते हैं प्रथम उत्थान में, फिर द्विवेदी युग की बात करते हैं, फिर द्विवेदी युग के बाद की बात करते हैं शुक्ल जी। ऐसे करके गद्य साहित्य उन्होंने पढ़ाया। फिर सेम काव्य खंड में करते हैं वो। काव्य खंड में सबसे पहले वो जब 1843 तक उन्होंने रीतिकाल खत्म कर चुके थे वो, तो 1843 के बाद उन्होंने प्राचीन काव्य धारा के रूप में, पहले हमको प्राचीन काव्य धारा के रूप में पुराने काव्य से हमारा परिचय करवाया। फिर उसके बाद नए उत्थान में पहले भारतेंदु युग के काव्य से परिचय कराया, फिर द्विवेदी युग के, फिर द्विवेदी युग के बाद के काव्य से परिचय कराया, और इसके साथ हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास यहाँ पर खत्म हो जाता है। ठीक है, जितने भी वीडियो थी टोटल, ये कितने वीडियो हो चुके हैं? आगे लगभग 50-51 वीडियो हो चुकी होंगी है, अर्थात 50-51 घंटों में आप मान के चलो कि हमने पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो फिनिश कर दिया है। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, क्रम वाइज मिल जाएगी, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के नाम से। तो प्लीज़ देखिए इसको। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट कीजिए। टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, कोटा एजुकेशन हब हिंदी के नाम से, KEH हिंदी के नाम से। वहाँ पर आप मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और दूसरे टॉपिक के साथ। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इनको मतलब नोट्स के अनुसार कि राम कुमार वर्मा ने क्या कहा था, रामविलास शर्मा का क्या मत है, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या मत है। अब ऑल ओवर पढ़ेंगे अपन। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ शुक्ल जी के परिप्रेक्ष्य में हिंदी साहित्य के इतिहास को समझा था। अब हम ऑल ओवर हिंदी साहित्य के इतिहास को समझेंगे। ठीक है, तो ठीक है, फिर मैं वीडियो यहीं बंद करता हूँ। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर मुझे मैसेज कीजिएगा या फिर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।